और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रविंद्रनाथ महतो जी, आप झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं, मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। और ये हमारे लिए सौभाग्य इस रूप में क्योंकि मनीष जी हमारे सहयोगी, हमारे रेजिडेंट एडिटर, उनके साथ हमने इससे पहले जमशेदपुर में भी रविंद्रनाथ जी के साथ बात की और आज इस मंच के जरिए हमारी इस पहल को कैसे आप देखते हैं सर? बहुत बहुत स्वागत आपका। जी बिहार झारखंड किस ग्रैंड फिनाले जो गोवा में आयोजित किया गया है, इसमें उपस्थित हमारे झारखंड के माननीय मंत्री जगन्नाथ महतो जी, माननीय मंत्री पीएचडी ठाकुर साहब, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, हमारे साथ पूर्व मंत्री सीपी सिंह जी, पूर्व मंत्री सरजू राय जी, पूर्व मंत्री और वर्तमान सदस्य सुदेश महतो जी, सलूजा ग्रुप के जीएम और झारखंड से आए हुए तमाम आला अधिकारी। सही मायने में मैं तो सर्वप्रथम जी बिहार झारखंड को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब पूरा देश के साथ पूरा विश्व कोरोना के चपेट में था, सारे लोग हम लोग घर में बंद थे, दुनिया की हर रफ्तार बंद पड़ा था, उस समय भी जी बिहार झारखंड इन्होंने हमारे झारखंड के अंदर विभिन्न जिला में जाकर के झारखंड के वैसे प्रबुद्ध व्यक्ति, समाज सेवी, शुभचिंतक, उद्योगपति, व्यवसायी, सारे लोगों को लेकर के इमर्जिंग झारखंड के लिए एक परिकल्पना का शुरुआत किए थे। मुझे भी दो जगह, एक धनबाद और एक देवघर, दोनों में जाने का मौका मिला था और मैंने बहुत बारीकी और करीबी से इनका जो दृष्टि था झारखंड के प्रति, उस दृष्टि को देखा और देखने के बाद मैं भी इससे प्रभावित हुआ और कमोबेश पूरे राज्य के सारे जिला घूमते घूमते इन्होंने आज इस ग्रैंड कार्यक्रम को इस गोवा के इस पवित्र धरती पर आयोजित करने का काम किया है और विशेष करके इमर्जिंग झारखंड का परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए हर लोगों का विचार और विमर्श, विचारों का आदान प्रदान करके उसका मूल रूप से जो भी मंथन करके इसका जो जिस्ट निकलेगा, इसका जो सारांश निकलेगा, जिससे झारखंड की 3.5 करोड़ जनता लाभान्वित होंगे, उस विषय को ला करके इन्होंने यहाँ पर रखा है। इसलिए मैं बिहार झारखंड इस जी न्यूज़ को अपने तरफ से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेषकर जब हमको 2 जिला जाने का मौका मिला, उसमें एक धनबाद, जिसको पूरे देश के कोयला नगरी के रूप में जाना जाता है, और दूसरा देवघर, जिसको धार्मिक संस्कृति का राजधानी के रूप में माना जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि जब ये पृथक राज्य का आंदोलन हुआ, जब हम बिहार से अलग होने के लिए प्रयासरत थे, संघर्षरत थे, आंदोलनरत थे, और उसमें सिर्फ यही उम्मीद था कि अगर हम बिहार के व्यवस्था से अलग अपना व्यवस्था खड़ा करेंगे तो निश्चित रूप से झारखंड पूरा देश में एक उन्नत राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। और यह इसलिए करेगा कि झारखंड खनिज संपदाओं से लबालब भरा हुआ है,
सिर्फ खनिज संपदा से ही नहीं बल्कि वन संपदाओं से भी झारखंड भरा हुआ है। यानी इसको यूं सरल शब्दों में अगर आप कहें तो हमारा मिट्टी कोड़ने के बाद भी पैसा, और अगर हम जंगल में चले जाते हैं, पत्तल भी बेचते हैं, इमारती लकड़ी को भी चुनकर हम बेचते हैं, और जंगल का जो उत्पाद होता है उसको भी अगर बाजार में देते हैं तो उसमें भी हमारा पैसा। यानी झारखंड का एक माने था पूरा देश के पैमाने पे कि मिट्टी कोड़ने के बाद भी पैसा और ऊपर में भी पैसा, यानी झारखंड में पूर्ण रूप से पैसा है। और यह होने के बावजूद भी झारखंड आज भी श्रेष्ठ राज्य के पायदान पर खड़ा नहीं हो पाया। इसके पीछे अनेकों कारण है। शासन में कौन रहे कौन नहीं रहे यह भी विषय नहीं है, लेकिन जिस जगह पर झारखंड को पहुंचना चाहिए था, हम अलग होने के बाद भी उस जगह तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए इस बात को तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि विलंब, काफी विलंब हो गया। अब और अधिक विलंब न करते हुए हम तमाम ऐसे प्रबुद्ध लोग या इस उत्तरदायित्व को जो निर्वहन करते हैं, चाहे राजनीतिक पृष्ठभूमि में हो, चाहे व्यावसायिक पृष्ठभूमि से हो, चाहे आधिकारिक रूप से ही हो, जिस रूप से हम इस दायित्व का निर्वहन करते हैं, हम तमाम लोगों को इसको अपने दिमाग में और माथे में लेना पड़ेगा कि जिस जगह को झारखंड को ले जाना चाहिए था उस जगह तक हम लोगों ने नहीं ले जा पाया। इसके पीछे कि आज जो खनिज के बारे में हम बात करते हैं, झारखंड में कोयला है, लोहा है, तांबा है, अब्र है, यूरेनियम है, तमाम तरह के खनिज संपदाओं से भरा हुआ ये प्रदेश है। और मैं यूं कह सकता हूं कि पूरे देश का 25% खनिज हमारे झारखंड से होता है, और झारखंड के खनिजों का इस्तेमाल करने के बाद पूरा देश का जो अर्थनीतिक मेरुदंड है वह मजबूत होता है। और दुर्भाग्य हम लोगों का यह है कि हम झारखंड के होने के बावजूद भी इतने सारा रत्न गर्भा धरित्री का बेटा बेटी होने के बावजूद भी आज हमारे चेहरा पे मायूसी है, हमारे चेहरा पे भूखमरी है, हमारे चेहरा पे कंगाली है, बदहाली है, तमाम चीज़ों से हम झेल रहे हैं। इसलिए आज हम तमाम लोगों को इस विषय पर आकर के बात करने की आवश्यकता है। और मैं इतना बात तो निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जिन वर्गों को हमारे बिहार झारखंड GTV के टीमों ने बुलाया है कि हम सारे लोग इसके लिए कसूरवार हैं, हमारा जवाबदेही इस पर है, इसीलिए लोगों ने बहुत ही चालाकी के साथ हम तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म, एक मंच देने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, माइंस और मिनरल्स जब धनबाद से शुरू होता है, आपने देखा होगा कि हमारे वहाँ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के माध्यम से माइंस के नाम से हमें जो दी जाती है राजस्व राशि वह अत्यंत नगण्य है। और इसके एवज में एक तो आपने माइन का एक्सट्रैक्शन किया, माइंस निकाल के ले गया, एक तो यह विषय है। और दूसरा विषय यह भी है, जिनके जमीन के नीचे ये खनिज संपदा था उनका जमीन का भी आपने अधिग्रहण कर लिया और उन्हें विस्थापित भी कर दिया, और बड़ी बेदर्दी के साथ उस विस्थापित लोगों का सूद भी लेने का काम लोगों ने नहीं किया। एक यह पहलू है। दूसरा और एक पहलू है, आपने माइंस निकालने के बाद पूरे झारखंड को गड्ढे में तब्दील कर दिया। आज भी उस जमीन जो नियम कानून और कायदे के अंदर था, उस नियम कानून कायदे का अनुपालन आपने नहीं किया, उस जमीन का उपचार तक आपने नहीं किया, हम लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, विस्थापन का दंश
आज से नहीं, झारखंड बराबर से इस विस्थापन का दंश झेल रहा है और ऐसे विस्थापित हुआ है कि गांव के गांव जो लोग हैं कहाँ जाकर के बसे हैं आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। उन लोगों को हम लोग आज भी पुनर्वासित नहीं कर पाए हैं। ऐसे स्थिति में आज हमें पुनः सोचना होगा कि हमारे देश का ये माइंस मिनरल्स का जो नीति है ये किस तरह से नीति बनेगा और इस जो नीति बनेगा वह नीति निश्चित रूप से झारखंड के हित का नीति होगा। तभी ये माइंस और मिनरल्स का जो राज्य में हम पैदा हुए हैं तब हम इसको आशीर्वाद के रूप से ले सकते हैं, नहीं तो ये माइंस और मिनरल्स के इस झारखंड भूमि को हमें अभिशाप के रूप में लेना पड़ेगा। इसी तरह से आप वन संपदाओं में भी आए तो आप देखे होंगे पिछले दिनों में जब कोरोना काल था, प्राणवायु और ऑक्सीजन के लिए पूरा दुनिया छटपट कर रहा था। ऐसे परिस्थिति में झारखंड का जो वन संपदा था, झारखंड में जो वन था वह भी उसका जो प्रतिशत था जो घटते घटते बहुत नीचे आ गया है। 33% झारखंड में वन भूमि था, वह घटते घटते आज 20-22% के अंदर आ गया है। फिर तरह तरह का प्रयास हुआ, चाहे सोशल फॉरेस्ट्री हो या और दूसरे तरह का फॉरेस्ट्री हो। उस जो वन भूमि से वृक्ष रहित भूखंड है उसमें पुनः वृक्षारोपण का कार्यक्रम चला, लेकिन आज भी हमने उसको पूरा नहीं कर पाया। हमारे सरांडा जंगल है जो एशिया महादेश का साल का जो जंगल है वो सबसे बड़ा जंगल है। आज उसके अंदर में भी आप अगर जाएंगे तो वहाँ भी दूसरे तरह का गतिविधि चल रहा है जो हमारे प्रदेश और देश के लिए घातक है। मैं इसको भी बचाने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। इसलिए आज विलंब से ही सही GTV के जो मंच दिए हैं और हम समझते हैं तमाम वैसे लोग जिनके कंधों पर इस झारखंड के उन्नति का जवाबदेही है, सारे लोगों को इस मंच में बुलाने का काम किए हैं। और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आज के इस मंच के माध्यम से एक इस तरह का सारांश, इस तरह का जिस्ट निकलेगा जो आने वाला समय में झारखंड को लाभान्वित करेगा और झारखंड में बसे हुए 3.5 करोड़ जनता को फायदा होगा। दूसरा मैं कह रहा था कि देवघर जो धार्मिक रूप से एक सांस्कृतिक जिला है और सिर्फ झारखंड के लिए ही नहीं है बल्कि वैसे धारणा के लोग जो पूरे विश्व में बसे हुए हैं निश्चित रूप से अपने जीवन काल में एक बार न एक बार बाबा बैद्यनाथ या बाबा नगरी या देवघर में आते हैं। श्रावण पूर्णिमा के समय आप देखे होंगे लाखों लाख श्रद्धालु भागलपुर से लेकर के देवघर तक बाबा के जलार्पण करने के लिए वहाँ आते हैं। यह भी एक सांस्कृतिक नगरी है। उस संस्कृति को भी हमको बचाने का बहुत आवश्यकता है। झारखंड के अंदर में एक बहुत ही सुंदर विरासत है, सुंदर संस्कृति है जो आदिवासी संस्कृति है। आपने देखा होगा कि आदिवासी संस्कृति के अंदर में आज भी छल, प्रपंच, झूठ, फरेब, तमाम तरह के खराब चीज आज भी प्रवेश नहीं कर पाया है। आपने अगर इस संस्कृति के अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया होगा या आपके पास अगर अनुभव होगा तो आप निश्चित रूप से जानेंगे कम लाइबिलिटीज के अंदर जीवन जीने का क्या कला होता है, आनंद और उत्साह के साथ जीवन जीने का क्या कला होता है। मैं समझता हूँ इन समाज के साथ, समाज के पास आपको सीखने की आवश्यकता है। आप वैसे संप्रदाय को भी आप देखते हैं। आप झारखंड के लोगों का एक पहचान भी आज बना हुआ है कि देश या विदेश में भी किसी भी कोने पर आप अगर चले जाएंगे तो कहीं कोई रेजा कुली का अगर काम करता होगा उनसे बुला करके अगर पूछ लेंगे, अगर 10 या 20 व्यक्ति को अगर आप पूछ लेंगे तो निश्चित रूप से 1 या 2 आपको झारखंड का मिलेगा। सामान्य श्रम बेचने के लिए पड़ोसी प्रदेश से लेकर के बाहर तक जाने का काम हमारे झारखंड का लोग करते हैं। मैंने इस बात को आपके बीच कहने का इसलिए ज़रूरत महसूस किया जी हमारे पास वन संपदा है, खनिज संपदा है
और साथ साथ श्रम करने की भी क्षमता है। अगर इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल हम झारखंड के उन्नति के लिए करेंगे तो आने वाला समय में झारखंड को पूरे देश का एक श्रेष्ठ राज्य के रूप में स्थापित करने में कहीं हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और आज ईमानदारी के साथ हम तमाम लोगों को इस उत्तरदायित्व और जवाबदेही को अपने कंधे में लेने का जरूरत है। और मैं तो कहूँगा कि पक्ष और विपक्ष दोनों से ऊपर उठ करके कैसे झारखंड का शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, कैसे झारखंड के बेटा बेटी को सामान्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूसरे प्रदेशों में नहीं जाना पड़े, कैसे यहाँ का स्वास्थ्य सेवा अच्छा हो, सामान्य चिकित्सा के लिए हमें वेलोर और तमिलनाडु नहीं जाना पड़े, पश्चिम बंगाल नहीं जाना पड़े, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था हमारा बेहतर हो, कैसे हमारा खेल का व्यवस्था, खेल के बारे में भी झारखंड को आप जान रहे हैं, तब से लेकर के आज तक खेल में भी झारखंड जैसे खान और खनिज में अव्वल है, उसमें भी अव्वल है। आज भी हमारे दो बेटी बढ़िया खेल रही है हॉकी में। तो मैं मिला जुला के कहना चाहता हूँ कि तमाम चीज़ रहने के बावजूद भी झारखंड के ललाट में यानी झारखंड के तकदीर में जो गरीबी है, इस गरीबी का कलंक को हम तमाम लोगों को मिल करके हर हाल में धोने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए अपना संक्षिप्त वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार जन्म दिशम। और बिल्कुल जैसा रविंद्रनाथ महतो जी बतौर विधानसभा अध्यक्ष आसंदी की गरिमा के अनुरूप सभी माननीय सदस्यों को साथ लेकर चलते हैं, पक्ष की बात करते हैं, विपक्ष की बात करते हैं, मीठी जो अनुभव हैं या ये कहें कि जो संभावनाएं पूरी हो रही हैं उनकी तो बात करते ही हैं, सराहते हैं, लेकिन जो कड़वी सच्चाई है उस कड़वी सच्चाई का जिक्र करना भी रविंद्रनाथ महतो जी नहीं ढूंढते हैं। और उनके मंच से एक मार्गदर्शन मिला है, कुछ मुद्दे जिन पर चर्चा होनी ज़रूरी है।